देश के लोकप्रिय नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच गए। जोरदार तालियों से आदरणीय राहुल गांधी जी का मंच पर आप स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से मोदी सरकार पर तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ जिस तरीके से आज आदरणीय राहुल गांधी जी हमला बोल रहे हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कर रहे हैं। आदरणीय जी, मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगा। मेरा ये अनुरोध है, मेरी ये बात है कि आप जब ये सारा जुज्जत है उसमें अपने जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम को ना भूलिए जो अभी जमहूरी इदारों से महरूम है, जहाँ पर अफसरशाही चल रही है। और आज आपने देखा क्या वाक़ात हो रहे हैं जिसे सारे देश को चुनौती है, जो सारे देश का कंसर्न है। बहरहाल जो है ये हमारी जुज्जत जमहूरियत के लिए और हमारी पॉस्टरिटी का अमानत है, हमारे पास आने वाली नस्लों की अमानत है हमारे पास जमहूरियत, हमें इसकी हिफाजत करनी है, ये हम पर लाजिम है। तो पूरा विश्वास है मुझे कि हम कामयाबी से हम किनार होंगे। और मेरी आपसे फिर एक बार ये अनुरोध होगा कि जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को भी अपने साथ याद रखिए और शामिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हम सब लोगों के दिलों की धड़कन परम आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आपसे अनुरोध है, एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के राहुल जी का स्वागत करेंगे। राहुल जी का मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसी कड़ी में अब मैं सीपीआई एमएल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनरल सेक्रेटरी आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और हमको संबोधित करें। और आपसे अनुरोध कर रहा हूं ताली बजा के दीपांकर भट्टाचार्य जी का स्वागत करें। मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, संसद से निलंबित हुए हमारे सारे सम्मानित सांसदों और आज के इस राष्ट्रीय प्रतिवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित साथियों, 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया शॉर्ट नोटिस में कि 22 तारीख को पूरे देश में हम विरोध करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज ठीक जैसे दिल्ली में इस समय हम लोग जमा हुए हैं, देश के हर राज्य राजधानी में, और मेरे पास सूचना है कि कई जिलों में पंचायत के स्तर पर भी लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली थी, संविधान में जिसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, आज बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिसंबर महीने में हमने जो देखा, महुआ मोइत्रा जी के निष्कासन से जिस सिलसिले की शुरुआत हुई, वो देखते ही देखते 40, 50, 70, 80 करते करते 146 सांसदों के निलंबन में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि आज हमारे देश में संसद के अंदर अब कोई विरोध के लिए सरकार नहीं चाहती है कि कोई जगह हो। संसदीय लोकतंत्र में बिल्कुल जरूरी है कि सरकार वो संसद के सामने जवाबदेह हो। 13 दिसंबर की जो घटना थी, इतनी बड़ी घटना, इसके बाद संसद में बयान देना था गृह मंत्री को, लेकिन हमने देखा कि इन लोगों ने आदत बना ली है, ना मणिपुर पर एक शब्द बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री कभी संसद में आते हैं। संसद को भी इन लोगों ने समझ लिया कि कोई चुनाव की सभा है। और इसीलिए संसद के अंदर संसद की सबसे ज्यादा उपेक्षा, संसद का सबसे ज्यादा अपमान इस समय सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। और जब सड़क पर हम आवाज उठा रहे हैं, तो सड़क पर आवाज हम ना उठा सके, इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। संसद से सांसदों को बाहर किया गया, यह तस्वीर का एक पहलू है। उसी तस्वीर का दूसरा पहलू कि इसी दिसंबर के महीने में इस संसद में किस तरह के कानून बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए एक 3 लोगों की कमेटी के जरिए हो। इसको बदल करके कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर उनके साथ कैबिनेट के एक और सदस्य। इसका मतलब 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सरकार के हैं, तो चुनाव आयोग की आप कोई निष्पक्षता खत्म। आप देख रहे हैं कि 3 कानून जो लाए गए इस समय देश में क्रिमिनल लॉ को बदलने के नाम पर, वो बिल्कुल अंग्रेजों के रास्ते पर, उसी तर्ज पर देश को चलाना चाहते हैं, जहां संसद विपक्ष मुक्त हो जाए, सड़क आंदोलन मुक्त हो जाए और हमारे देश का जो गणतंत्र है वो उसमें कहीं कोई असहमति के लिए गुंजाइश ना हो। इसलिए साथियों, सवाल सिर्फ सांसदों के निलंबन का नहीं है। आने वाले दिन में भारत के लोकतंत्र को खत्म करके जो तानाशाही, एक स्थायी तानाशाही थोपने की साजिश चल रही है, आज उस साजिश को चकनाचूर करने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है एक बड़े निर्णायक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। और हम आप सबसे अपील करेंगे कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम सब लोग मिलकर के इस महान राष्ट्रीय एक आंदोलन खड़ा करें, ताकि बिल्कुल जिस समय आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, सब एक हो करके आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से सब लोग एक होकर के हम लोग लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और निश्चित तौर पर आज देश में लोकतंत्र के लिए जब पूरे देश के करोड़ों करोड़ लोग अगर सड़क पर आ जाए, तो किसी हिटलर के चेले का ये उनका औकात नहीं है, किसी तानाशाह का ये हिंदुस्तान के अंदर ये संभव नहीं है, फांसीवाद के लिए संभव नहीं है कि इस देश के लोकशाही पर काबिज हो जाए। लोकशाही की अवश्य ही जीत होगी और इस देश में संविधान जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं इसी कड़ी में आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परम आदरणीय मनोज झा साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय मनोज झा साहब। शुक्रिया लवली जी। तमाम हमारे सीनियर साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक बात कहूँगा, चूंकि नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कई वर्ष इस गणतंत्र के आपके समक्ष, इस गणतंत्र के अच्छे क्षण के ये गवाह हैं, और इस गणतंत्र में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवाह हैं। तो ये मैं आरंभिक टिप्पणी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनकी दिल्ली कमेटी ने, दिल्ली यूनिट ने ये मीटिंग बुलाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबों का और मीडिया के साथियों का। साथियों, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं। कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है। आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से
तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं। जय हिंद। मैं तमाम अपने नेताओं से, वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि अब बहुत सारे हमारे लीडर्स के विचार हमको इस मुद्दे पे सुनना है, तो सभी आने वाले वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखें। अब इसी कड़ी में मैं मौसूक नूर साहिबा जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको जो है आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। नूर। पहले सबको मेरे आदाब नमस्कार। इंडिया अलायंस के लीडरशिप यहाँ सब मौजूद है। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हमारी नेत्री ममता बनर्जी के पार्टी से यहाँ उपस्थित हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे अपील करना चाहूँगी कि अब जो बीजेपी का सरकार देश में डेमोक्रेसी मुक्त और गरीबों की जो आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन के आवाज़ को बंद करने की, कत्ल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए इतने सब सीनियर लीडरशिप, सब पार्टियों के लीडरशिप यहाँ उपस्थित हुए हैं। इंडिया अलायंस आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बीजेपी का जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ एक आवाज़ होके आपके सामने आए हैं। तो वो बीजेपी जो डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ है। वो लोग जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मुक्त देश को करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके पास ये अपील रखेंगे कि बीजेपी मुक्त देश हम लोग कर सके। इसी कुछ बातों से मैं आपको सबको धन्यवाद देके मेरी वक्तव्य खत्म करती हूँ। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डी राजा साहब को, जो सीपीआई के हमारे नेता हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां डी राजा साहब के लिए। Respected leaders on the dais, comrades, friends, we have gathered here to tell the government, this government cannot murder the democracy as it is doing now. This government is not going to rule the country anymore. Friends, comrades, Parliament is supreme in our democracy. The prime architect of our constitution, Dr. Ambedkar, made it clear, Parliament is supreme. Parliament represents the sovereign will of the people. In fact, he went to the extent of saying Parliament belongs to opposition. If you eliminate opposition by hook or crook, then you are undermining Parliament, you are making Parliament redundant. If Parliament becomes redundant, democracy dies, democracy is killed. This is what Mr. Modi and his government are doing. This is what we call it fascism, fascist dictatorship. Can we allow such a fascist dictatorship to take over the country? I am asking you. If that is no, we will have to save the country. We will have to save the constitution. We will have to save democracy. If this has to happen in the forthcoming parliament elections, the India Alliance must move together
and fight together. Put up a collective fight against BJP, RSS combined. And they must be defeated. And country must be saved. Constitution must be saved. Democracy must be saved. Our constitution makes it clear we should strive for justice, social, political, economic to all our citizens. When are we going to do? When are we going to ensure all means of livelihood for our poor people, for our toiling people? We'll have to think over. The constitution is under attack. And this is what we are saying. A fascist onslaught is emerging every passing day. This fascist onslaught must be stopped. Let us go to the people, mobilize the people, and warn Mr. Modi. In a democracy, you cannot take people for granted. People are the makers of history. People are the masters in our democracy. And people's representatives must be respected in parliament. This is not just suspension of MPs. This is suspension of our parliament, very institution itself. It has to be stopped in the forthcoming elections. BJP has to be defeated. Country must be saved. Democracy must be saved. Let us fight together, move together. Thank you very much. हमारे बीच में आरएलडी पार्टी के भी नुमाइंदे त्रिलोक त्यागी जी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं शाहिद सिद्दीकी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आरएलडी के कि वो आए और हमको संबोधित करें। शाहिद सिद्दीकी जी। साथियों, आरएलडी की तरफ से, श्री जयंत चौधरी जी की तरफ से और देश के किसानों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो आपके साथ है। इसी जंतर मंतर पर हमारी बेटियां धरने पर बैठी थी। हमारी बहनी बेटियां जिन्होंने देश को सम्मान दिया, उनको जिस तरह से असम्मानित किया गया, किसानों की बेटियों को जिस तरह सम्मानित किया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ आज सारे हमारे समाज को, किसानों को, हमारे देहात के लोगों को, हमारी बहनों को असम्मानित किया गया। और आप पार्लियामेंट के अंदर किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। आप डर गए हैं, आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं कि ये एकता आपके लिए खतरा बन गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक साहिल लुधियानवी ने कहा था कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म को मिटाने का वक्त आ गया है, इस जुल्म को हटाने का वक्त आ गया है। और ये लड़ाई 146 एमपीज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये दूसरी जंग आजादी है, ये जंग आजादी की लड़ाई है। उस वक्त हमारे पास महात्मा गांधी थे, उस वक्त हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त चौधरी चरण सिंह थे हमारे नेता। हमने उस लड़ाई को लड़ा था, हमने उस लड़ाई को लड़ा था। आज हम सबको मिलकर, क्योंकि हमारे पास ना कोई महात्मा गांधी है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, न सरदार पटेल हैं, हम में से हर आदमी को एक होके उस ताकत को पैदा करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की लड़ाई में आप पार्लियामेंट के लोग हमारे साथ रहेंगे, लोकदल के साथ, लोकदल आपके साथ रहेगा, लोकदल की ताकत आपके साथ रहेगी। ये देश के किसानों की ताकत है, देश की अकलियतों की ताकत है। और ये आज जो हमला है ये सबके ऊपर है। अगर हम ये जंग हारे तो ये बहुत बड़ा देश के लिए त्रासदी होगी, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इस खतरे को मिटाने के लिए हम सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं
सीपीआईएम के नेता परम आदरणीय सीताराम येचुरी जी को कि वो आए और हमको संबोधित करें, और आपसे अनुरोध है ताली बजा के येचुरी साहब का स्वागत करें। समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान साहब भी हमारे बीच में सम्मिलित हैं, उनका भी एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। येचुरी साहब। मंच पे उपस्थित इंडिया गठन के सब नेतागण, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार साहब और बाकी जितने भी पार्टियों के जो नेतागण हैं उन सबको प्रणाम मेरा, और आप सबको भी। आज आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा विस्तार में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शनें हो रहे हैं जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का। 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में, और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है, तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे। और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं। हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे, और ये बचाने के काम, हमारे संविधान का पहला शब्द क्या है? हम लोग, यानी देश की संप्रभुता हमारी है, यानी लोगों की। और ये संप्रभुता किस तरीके से हम लागू करवाते हैं? हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि बनाते सरकार। सरकार की जवाबदारी है पार्लियामेंट को, और एमपीओ की जवाबदारी है लोगों को। ये है संविधान का सारांश। आज पार्लियामेंट को ही भंग करते हुए, एमपीओ को हटाते हुए, इस संविधान का पूरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं मोदी साहब और ये भाजपा की सरकार। तो आज उनको सत्ता से हटाना जरूरी है। और उनकी प्रचार जो है कि अमृतकाल आ गया है और आने वाले समय अमृतकाल और आएगा, तो याद करिएगा ये अमृत की पैदाइशी होती कैसे? विष्णु पुराना कहता है कि समुद्र मंथन जब चल रही थी तब अमृत का कलश जो है उभर कर आया। सब लोग बैठे हुए थे कि उसको हासिल करने के लिए, और पहला ये अमृत का कलश चले जाता है गलत लोगों के हाथ में। अब गलत लोगों के हाथ से अच्छे लोगों के हाथ में कैसे ले आना, वो एक और कांड है विष्णु पुराना का। वो समय जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं। अमृत आज गलत हाथों में है। इस गलत हाथों से अमृत को वापस लाना है देश की जनता की भलाई के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो सही अमृत काल अगर लाना है तो आज जो अमृत गलत हाथों में पहुंचा, उन गलत हाथों को सत्ता से दूर रखना है, उनको अपने सरकार से दूर रखना है, और ये हमारा संकल्प है। तो आज ये हमारी देशभक्ति का प्रतीक है कि आज हमारे देश की संरक्षण संविधान का और जनतंत्र का अगर ये करना है तो आज हमारी अपील पूरे देश भर में, हम सब पार्टियां यहाँ पे जो 28 पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों के घटक पूरे देश भर में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और लड़कर आज जो है इस सरकार को सत्ता से हटाकर देश को बचाएंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। तो इसीलिए मेरे साथ आखिर में ये नारा दीजिएगा आप सभी लोग। मैं कहूँगा जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर एसटी हसन साहब से कि वो आए और हमको संबोधित करें। हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदरणीय मंच, जिसके ऊपर देश के सबसे ज्यादा सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के अंदर बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये कभी किसी से नहीं घबराए, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन इन लोगों ने देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे हैं।
तमाम ही मेरे साथियों, प्रेस के साथियों, हम ये निलंबन 146 सांसदों का नहीं हुआ है, निलंबन हुआ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का निलंबन हुआ है। देश की सर्वोच्च पंचायत, डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। उस बुलडोजर का सैंपल आपने देखा और उसका मैसेज यही है कि आवाज मत उठाना, सवाल मत पूछना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये हशर किया जाएगा। आज देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आज किस जगह पर है, सांप्रदायिक सौहार्द को कितना बड़ा खतरा है। देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान आज फिक्रमंद है कि हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। क्या ये वही बापू का देश है जिसके लिए हम सब ने मिलके, हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। आज इस देश के खतरे को हम और आपको चुनौती है, हमें इससे लड़ना है और इन्हें भगाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डीएमके के फ्लोर लीडर और सांसद तिरुचु शिवाजी को। Respected President of All India Congress Committee, Mallikarjun Kharge ji, Honorable Member of Parliament, Senior Leader of Congress, Rahul Gandhi ji, Sharad Pawar ji, leaders of various political parties who are in the Indian Alliance, brothers and sisters. I have come here as the representative of Mr. M.K. Stalin, the President of DMK party and the Chief Minister of Tamil Nadu. He has been in the India Alliance since beginning, and he has been spearheading for this alliance to be formed to dethrone the BJP government which is in power in the Union, which is totally destabilizing the federalism and the secularism of the country. The BJP government in power is making use of the governors in the opposition ruling parties to obstruct the functioning of the state governments. A government which has been elected with a majority of the people are not able to enact laws and implement schemes for the welfare of the people because the governors stand on the way as an instrument of the union government. Federalism is the base of India and the Indian constitution. That is now crumbling. India is the largest democracy in the world. Now in this country, democracy is in peril. This protest we are holding today and across India is to condemn and to make known the people that never as in the history of Indian Parliament, 146 members of Parliament have been suspended. For what reason? It has been portrayed to the people by the government that we have disrupted the Parliament proceedings. No. On December 13th, 2023, two persons entered into Lok Sabha and proved that the security of the nation is in our hands. If we can encroach into the parliament where the security is strong, anything can happen in this country that could be construed as a message. The opposition parties in the parliament just demanded for a statement from the Home Minister, who is responsible for the security of the nation. If the security in the parliament itself is not safe, what is the security to the common citizen in this country who is going everywhere? So they are bound to reply to the parliament. In a democratic country, the executive is accountable to the parliament. The Prime Minister and the Home Minister every day come to the Parliament House, but not to the Parliament.
They don't take it as a serious forum where it is being discussed. So we insisted that, and 146 MPs have been thrown out, and they have enacted all the laws they wanted to. The laws they have enacted are all draconian. They are all encroaching into the rights of the states. Our foremost duty, not only those who are gathered here, through these people, we want to tell every citizen of this country, your duty is to unseat the BJP government in 2024. The journey of 1,000 miles begins with a single foot. Today is the start. Coming August 15th, Independence Day, the Prime Minister of Indian Alliance will hoist the flag in the Red Fort as the Prime Minister, and that will be the day, and for that we have to work from today onwards. Save democracy! Save democracy! Save democracy! That is our main motto and slogan from today onwards. Thank you very much. साथियों, हम सब लोग लोकतंत्र और देश बचाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप सब मेरे साथ एक नारा लगाओगे, लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आदरणीय शरद पवार साहब। बैठे हैं राजनीतिक दलों के नेता, बहनों भाइयों, 13 दिसंबर को इस देश के संसद में जो बात कही, इससे देश के प्रजातंत्र को बड़ी चोट लगी। देश के पार्लियामेंट में कई लोग आ गए, घुसे, वहाँ आकर स्लोगन दे दी, और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को, सदस्य को, देश के गृह मंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इतनी मांग देश के अपोजिशन पार्टी के लोगों ने की। इसकी कीमत 140 से ज़्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष, उनका आवाज़ हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी, वो कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिल से तैयार है। संकट बड़ा है। आज गांव-गांव में हम जाकर देखते हैं, इस देश के गरीब लोगों की भूख की समस्या हल करने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है। फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान कारीगर आज अपनी मेहनत की कीमत मिलती नहीं, इसलिए दुखी है। हम देश में गांव में रहने वाला आदिवासी हो या दलित हो, अपनी समस्या के हल होते नहीं, इसलिए वो दुखी है। और ये सब करने वाली, ये सब नौबत वाली एक ही फीजा है। इस फीजा का नाम भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी चाहे वो मेहनत करेंगे, चाहे इसकी कीमत देंगे, मगर प्रजातंत्र पर हमला करने वाली ये सांप्रदायिक शक्ति हम दूर करेंगे। ये दूर करने के लिए हम एक रहेंगे, इतना ही विश्वास यह ठिकाने मैं दिलाता हूँ और आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। मुझे लगता है, अच्छा क्या एक
आप चाहते हैं राहुल जी ने बात करनी चाहिए? आप सबके तरफ से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ, यहाँ आइए, लोगों के सामने बात करिए। जो सरकार निकम्मी है, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता खारगे जी, शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया। 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा
भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और आपसे अनुरोध है ताली बजा के अपने बोर्ड ऊपर उठा के झंडे हिला के खड़गे साहब का स्वागत कीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, जो सरकार निकम्मी है, हर जोर जुल्म की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आदरणीय खड़गे साहब जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर थोड़ा पहले शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, डी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं इतना ही कहूँगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कहीं जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी?
मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो
जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही दिल की गहराइयों से खड़गे साहब का धन्यवाद। हमारे बीच में आरएसपी के जनरल सेक्रेटरी मनोज भट्टाचार्य जी भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनको बोलने का मौका देना था। मैं क्षमा चाहते हुए उनका दिल की गहराइयों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं। इनका काम देश तोड़ने का है, समाज बांटने का है, हमारा काम जोड़ने का है। उस जोड़ने की कड़ी में अब हम राष्ट्रगान के नाते अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है उसको समर्पित करते हैं। अब सभी शांति से राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग जो है वो खड़े होकर राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे। शांति के साथ सब अपनी अपनी जगह खड़े होइए और हम राष्ट्रगान शुरू करेंगे। सभा कक्ष सावधान। राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। गणिमन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जल चितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। इनका यही रख दे।